15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय देशों के शासक इस उम्मीद में विदेशी अभियानों को स्पॉन्सर कर रहे थे कि हमारे भेजे गए एक्सप्लोरर्स को खूब पैसा और ऐसी जमीनें मिलेंगी जहां पर हमसे पहले ना कोई वहां गया हो और ना ही किसी ने वहां पर कब्जा किया हो, और अगर कोई वहां पर पहले से मौजूद है तब भी उन जमीनों पर अधिकार हमारा ही होगा। इस समय को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के नाम से जाना जाता है और इसी एज में जो सबसे बड़ी खोज हुई वो था अमेरिका, जहाँ तक क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचे। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1451 में जेनोवा रिपब्लिक के एक वूल मर्चेंट के घर में हुआ था। 19 साल से भी कम उम्र में उन्हें व्यापारी जहाज पर नौकरी मिल गई। जहाजों पर काम करते हुए उन्होंने बहुत सारी यात्राएं भी की, लेकिन 1476 में कोलंबस के जहाज पर काम करने के दौरान पोर्चुगीज कोस्ट पर लुटेरे जहाज पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद ये जहाज डूब जाता है। लेकिन किसी तरह कोलंबस अपनी जान बचाकर पुर्तगाल के शहर लिस्बन में पहुंच जाते हैं और वहीं वो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन की पढ़ाई करते हैं और लिस्बन में रहने के दौरान ही फिलिपा मोनिज पेरेस्ट्रेलो से शादी करते हैं। लेकिन लिस्बन में रहने के दौरान उनको एक बड़ी यात्रा का विचार आया। असल में कोलंबस कभी भी एक नई दुनिया की खोज के लिए नहीं निकले थे, बल्कि भारत, चीन, जापान जैसे देशों से यूरोपीय लोगों का व्यापार बढ़ाने के लिए निकले थे, क्योंकि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर उस्मानिया सल्तनत के कब्जा करने के बाद सिल्क रोड को यूरोपीय व्यापारियों के लिए बंद कर दिया गया था। इसलिए यूरोपीय लोग समुद्री रास्ता खोजने के लिए मजबूर थे। उसी समय के दौरान पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को दा गामा ने अफ्रीका महाद्वीप से सट कर चलते हुए भारत के समुद्री रास्ते को खोजने का विचार बनाया। लेकिन कोलंबस की सोच अलग थी। वो सोचता है कि इतने बड़े अफ्रीकी महाद्वीप के चारों ओर घूमने के बजाय क्यों न मैं अटलांटिक के पार वेस्ट में जाऊं। लेकिन यहीं पर उसकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, क्योंकि उस समय तक लोगों को ये लगता था कि पृथ्वी की परिधि छोटी है। कोलंबस ने टस्कनेलीज मैप के और मार्को पोलो के काम के आधार पर यह अनुमान लगाया कि कैनरी आइलैंड से कैथे के बीच की दूरी लगभग 3700 किलोमीटर है, और अपनी इस योजना को लेकर कोलंबस 1484 में उसकी यात्रा को स्पॉन्सर करने के लिए पुर्तगाल के किंग जॉन सेकंड से मिलता है। लेकिन किंग ने यह कहकर इस योजना को खारिज कर दिया कि तुम्हारा अनुमान गलत है, क्योंकि तुम्हारी बताई हुई दूरी कम है, जो बाद में सच साबित हुई, क्योंकि वास्तव में दूरी 19,600 किलोमीटर थी। इसके बाद कोलंबस जेनोवा और वेनिस की सरकारों के सामने अपने प्रस्ताव को लेकर आए और इन दोनों ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्पेन के फर्डिनेंड सेकंड और इजाबेला फर्स्ट की तरफ अपना रुख किया। लेकिन ये दोनों इस योजना से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस अभियान को किसी दूसरे शासक से बताने से मना किया और कोलंबस द्वारा मांगे गए 3 जहाज और पैसे दिए। 3 अगस्त 1492 ईस्वी को कोलंबस अपने प्रसिद्ध जहाजों नीना, पिंटा और सेंटा मारिया से रवाना हुए। इनका टारगेट पॉइंट कैथे था। इस यात्रा पर निकलने से पहले फर्डिनेंड सेकंड ने कोलंबस को 2 ऑफिशियल दस्तावेज दिए, जिसमें यह लिखा गया था कि नई जगह के रिसोर्सेज और प्रॉफिट में 90% राजा को देना होगा और उस खोजी गई जगह के गवर्नर पद के लिए कोलंबस को सम्मानित किया जाएगा। दूसरे दस्तावेज में फर्डिनेंड और इजाबेला ने कोलंबस के रास्ते में आने वाले किसी भी मोनार्क से ये अनुरोध किया कि वो उन्हें सुरक्षित रास्ता दें और जितना हो सके उनके साथ मदद की जाए, क्योंकि उनका मिशन धर्म की सेवा में है। कोलंबस 12 अक्टूबर 1492 को कैरेबियन के एक द्वीप पर पहुंचे, जहां समुद्र के किनारे पर वहां के निवासियों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। लेकिन वहां का माहौल देखकर कोलंबस को यह मालूम हो गया कि वो कैथे में तो नहीं, लेकिन उसके आसपास ही कहीं उतरा है। मुलाकात के बाद वो फिर से एशिया की खोज के लिए निकल पड़ता है और फिर हिस्पैनियोला पहुंचकर उसे लगा कि वो जापान पहुंच गया है। फिर वो क्यूबा पहुंचता है तो अब उसे लगता है कि वो चीन पहुंच चुका है। लेकिन इन यात्राओं के दौरान वो एक चीज ऑब्जर्व करता है कि वहां पर मेटल जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी तक धातु की कोई खोज नहीं हुई थी। शुरुआत में कोलंबस वहां के कुछ नेटिव लोगों से ट्रेड करता है और देखता है कि अभी तक वहां पर लोगों के पास लोहा नहीं है और न ही उनके पास उस समय के कोई आधुनिक हथियार हैं। कोलंबस ने वहां के नेटिव लोगों के लीडर से मिलकर अपना सेटलमेंट एस्टेब्लिश करके कुछ लोगों को वहां पर रोक देते हैं और खुद स्पेन के लिए रवाना हो जाते हैं। कोलंबस का ये अमेरिकी दुनिया में पहला स्पेनिश सेटलमेंट था, ये क्लेम करके कि वो एशिया पहुंच गया है। कोलंबस 1493 में 2 जहाजों को लेकर स्पेन पहुंचे। वहां पहुंचकर वो लोगों से बताते हैं कि मैंने सिर्फ 3 महीनों में समुद्र के रास्ते से एशिया खोज लिया है और अब हमें लैंड रोड की कोई जरूरत नहीं है। वो सब हमारे साथ ट्रेड के लिए तैयार हैं। और खास बात यह है कि उनके पास किसी तरह के हथियार नहीं और ना ही उनको इसका ज्ञान है, क्योंकि जब मैंने उनको अपनी तलवार दी तो उन्होंने उसे नोक के सिरे से पकड़कर अपना ही हाथ काट लिया। उनके पास लोहा नहीं है, इसलिए वो हमारे नौकर बन सकते हैं। हमारे सिर्फ 50 लोग इनको अपने कंट्रोल में करके जो चाहे वो करवा सकते हैं। 1493 में वो अपनी दूसरी यात्रा के लिए निकले, लेकिन जब कैरेबियन आइलैंड पर पहुंचे तो वहां देखा कि उसके सेटलमेंट को तबाह कर दिया गया है और इस सेटलमेंट में मौजूद
300 लोगों को मार डाला गया है। लेकिन क्योंकि वो इस बार अपने साथ ज्यादा लोगों को लेकर आए थे तो उन नेटिव लोगों को बंदी बना लिया और उन्हीं से अपना सेटलमेंट रिबिल्ड करवाया और वहाँ के रिसोर्सेज को हासिल करने की कोशिश की। इसी के चलते वहाँ के नेटिव लोग कोलंबस से नफरत करने लगते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि वो उन्हें लूटने आया है, इसलिए वो उनसे कोई ट्रेड रिलेशन नहीं बना पाता है। उसके बाद वो फिर स्पेन जाता है और अपने 2 भाइयों को लेकर आता है और उन्हें जिस जगह पर कब्जा किया था वहाँ का गवर्नर बना देता है। अपने भाइयों का सेटलमेंट करके वो आगे बढ़ता है। उसे अभी भी यही लगता है कि उसने चीन के किसी आउटर आइलैंड की खोज की है, बस आगे बढ़कर वो चीन पहुंचने ही वाला है। लेकिन अब तक जो व्यापारी ट्रेड करने के लिए यहाँ तक आ चुके थे वो कोलंबस पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो चीन और इंडिया आकर सिल्क और मसाले का ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन वो पहुंचे कहाँ? अमेरिका। इस वजह से व्यापारियों ने कोलंबस पर फ्रॉड का केस कर दिया और कहा कि इसने हम सबसे झूठ कहा है क्योंकि हम वहां पर अपना व्यापार नहीं कर सकते हैं। फिर कोलंबस को स्पेनिश क्राउन द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा चलता है, लेकिन कुछ समय बाद पूरा दोषी न मानते हुए उसे छोड़ दिया गया कि फिर से वहां जाकर पता करो कि आखिर तुम पहुंचे कहां थे। 1502 में एशिया के लिए वो फिर से रवाना होते हैं, लेकिन फिर से वो 2 साल तक एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर भटकते रहते हैं और फिर 1504 में वो निराश होकर वापस लौट आते हैं। स्पेन लौटने के 2 साल बाद 20 मई 1506 को 54 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। पर कोलंबस की इज्जत उनकी जिंदगी में तो नहीं लेकिन मरने के बाद मिली, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी महाद्वीप को पूरे यूरोप के लिए खोल दिया था जो आज दुनिया की सुपर पावर है।